तो भैया शिकागो से कि कहाँ से उन्होंने इंटरव्यू लिया, तो कह रहे हैं कि वहाँ मैंने कहा गुड इवनिंग, तो उन्होंने कहा कि वहाँ तो सवेर हो रहा है। सुबह 9 बजे से रात के 10 बजे तक जो उसका प्रोसेस चलता है तो चलता है, चला जा रहा है तो चला जा रहा है, रुक ही नहीं रहा। हाँ, मॉर्निंग हो रहा है तो हमें क्या पता है वो कहाँ से बैठ के इंटरव्यू ले। दो बंदे थे, एक बंदा तो कोलकाता में ही था, तो मैंने उसको फिर कहा कि गुड मॉर्निंग, तो उसने कहा मैं तो कोलकाता में ही भाई, मुझे कि गुड मॉर्निंग क्या। ईमेल के लिए आपने क्या क्या रिसोर्सेज फॉलो किए, कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ें लर्न की, उन रिसोर्सेज के बारे में थोड़ा बता दीजिए। देखिए, इलोन मस्क ने कहा था कि लाइक यू कैन लर्न एवरीथिंग फॉर फ्री, लाइक आज के ज़माने में आप कुछ भी सीख सकते हो। प्रोजेक्ट को लेकर तुम कॉन्फिडेंट हो तो वो प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करने नहीं बोले, जिसको कॉन्फिडेंट नहीं हो वो बोले कि इसको एक्सप्लेन करो। ये चीज़ हम लोग को समझनी चाहिए कि रिज्यूमे में जो चीज़ डालेंगे उस पर हमें फुल्ली कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि कुछ भी उठा के पूछा जा सकता है, कोई भी एक वीक पॉइंट नहीं होना। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के हमारे एपिसोड में। आज के हमारे गेस्ट है ऋषिकेश कुमार राम, जिन्होंने आर्टलस कंपनी क्रैक किया है, जो कि एक स्टार्टअप है, मशीन लर्निंग इंजीनियर। इनको हायर किया गया आर्टलस स्टार्टअप में। तो ये अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करेंगे हम लोगों के साथ, इस तरीके से इन्होंने आर्टलस कंपनी को क्रैक किया और क्या हिसाब से इनका प्लेसमेंट जर्नी गुजरा है, पूरा एक्सपीरियंस हम लोग को शेयर करेंगे। ऋषिकेश, अपने बारे में हमारे व्यूअर्स को कुछ बताएं। नमस्ते सभी को, मेरा नाम ऋषिकेश कुमार राम है और मैं हावड़ा का रहने वाला हूँ। तो वेबजी दे के मैंने जादवपुर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। और शुरू में तो थोड़ा कन्फ्यूज़न था कि कोडिंग करूँ या कोर में जाऊँ। तो सेकेंड ईयर से मैंने मन बना लिया कि चलो भाई कोडिंग ही करके देख लेते हैं। तो फिर मैंने वही नॉर्मल C++ तो हमारे कोर्स में था ही, वो किया। फिर उसके बाद DSA वगैरह करते, फिर किसी ने कहा कि चलो प्रोजेक्ट भी बनाना होता है प्लेसमेंट के लिए। तो प्रोजेक्ट के लिए मैंने सोचा क्या करूँ, वेब डेव में जाऊँ कि ML में जाऊँ। तो पहले मैंने वेब डेव ही किया, फ्रंट एंड थोड़ा सा कर लिया, तो उतना मुझे जचा नहीं। तो फिर मैंने ML की तरफ रुख किया। फिर मैंने ML तो पढ़ लिया था, तो हमारा प्लेसमेंट सीज़न भी स्टार्ट होने वाला था। तो प्लेसमेंट सीज़न स्टार्ट हुआ तो शुरू में तो कोई कंपनी में ही मेरी सिलेक्शन ही नहीं हो रही थी। तो फिर एक आर्टिलस नाम का एक हेल्थ केयर स्टार्टअप है, जो कि AI SaaS प्लेटफॉर्म टाइप का है, जो कि हेल्थ से रिलेटेड है। तो एक आर्टिलस नाम की कंपनी है जो कि हेल्थ केयर स्टार्टअप है। इनका मेन काम होता है कि डायबिटिक जो रेटिनोपैथी होती है, जिससे कि ब्लाइंडनेस होने के चांसेस होते हैं, वो ये लोग डिटेक्ट करता है। बेसिकली हेल्थ से रिलेटेड है। तो इसमें मैंने अप्लाई किया और एज एन ML इंजीनियर मेरा सिलेक्शन हो गया। तो मैं इस इंटरव्यू में उसके बारे में ही बताऊंगा कि कैसे आप एज अ बिगिनर प्रिपेयर कर सकते हो कोडिंग इंटरव्यूज़ के लिए, और फॉर लाइक मोस्टली फॉर स्पेसिफिकली फॉर ML रोल्स आप कैसे कर सकते हो। जी शुक्रिया ऋषिकेश। और हमारे व्यूअर्स को ये बताएं कि एमएल के लिए आपने क्या क्या रिसोर्सेज फॉलो किए, कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ें लर्न की, उन रिसोर्सेज के बारे में थोड़ा बता दीजिए, जिससे हमारे व्यूअर्स जो अगर प्लेसमेंट सीजन जिनका स्टार्ट होने वाला है वो एमएल में अगर इंटरेस्टेड है तो वो उन रिसोर्सेज को फॉलो कर सके। सो रिसोर्सेज, देखिए इलोन मस्क ने कहा था कि लाइक यू कैन लर्न एवरीथिंग फॉर फ्री, लाइक आज के ज़माने में आप कुछ भी सीख सकते हो फ्री। तो मैंने एक फूटी कौड़ी भी खर्च नहीं किया है कुछ भी सीखने में। तो पहले तो मैं DSA किया, C++ में DSA किया, फिर उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व किए जैसे नॉर्मली करते हैं लोग लीड कोड या इस पे कोड शेफ पे। फिर मैंने ML के लिए तो मैंने काफ़ी लोगों से पूछा। तो एक सीनियर ने कहा कि एंड्रयू एन जी का एक कोर्स होता है ML का, बेसिक ML का। तो मैंने यूट्यूब पे देखा एंड्रयू एन जी, और फिर 40-50 वीडियो था, मैंने वो पूरा देखा एक हफ्ते के अंदर। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो एंड्रयू एन जी लाइक अ फादर, लाइक ही इज़ अ फादर ऑफ मशीन लर्निंग इंजीनियर, लाइक इन डाटा साइंस फील्ड ही इज़ फादर। सो एंड्रयू एन जी का देख सकते हैं। और भी बहुत सारे चैनल्स हैं हमारे इंडियन यूट्यूबर्स का, जैसे कैंपस एक्स और एक कृष्ण नायक बोल के हैं, वो उनका बहुत अच्छा वीडियो है। कैंपस एक्स से लाइक उनका सॉल्यूशन और उनका जो समझाने का तरीका है काफ़ी, मतलब आपको फट से समझ में आ जाएगा, इतना अच्छा समझाते हैं कैंपस एक्स और कृष्ण नायक। इन दोनों का फॉलो कर सकते हैं। बेसिकली क्या है कि ML का जो सिलेबस होता है ना, वो काफ़ी डिस्क्रीट होता है, कि एक जगह पे आपको सब चीज़ मिलना थोड़ा मुश्किल है। तो आपको थोड़ा सा मेहनत करना होगा, जैसे कि पेपर्स पढ़ना होगा, आर्टिकल्स पढ़ना होगा जहाँ तहाँ से मिला के, तो वो सब करिए। तो या आप कोई एकेडमिक प्रोजेक्ट अगर कर रहे हैं कॉलेज के दिनों में, मेजर या जैसे मेरा मेजर प्रोजेक्ट मैंने ML में किया, तो उससे आपको और ज़्यादा अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू मिलता है ML के पर्सपेक्टिव से, तो ये कर सकते हैं।
जैसे कि ऋषिकेश ने बताया कि सारी चीज़ें हम लोग को फ्री में अवेलेबल है, कोई कोर्स कुछ करने की ज़रूरत नहीं है हम लोगों के, बस हम लोग को एक एक्टिवनेस होना चाहिए हमारे अंदर कि हमें ये चीज़ सीखना है, ये चीज़ लर्न करना है। सारी चीज़ें अवेलेबल है हमारे पास, यूट्यूब में और भी जगह सोशल मीडिया में सारी चीज़ें अवेलेबल, बस हमारे अंदर एक फोकस होना चाहिए कि हमें ये चीज़ सीखना है। और जैसा कि ऋषिकेश ने सारा रिसोर्सेज बताया है, आप उन रिसोर्सेज को फॉलो कर सकते हैं और उन रिसोर्सेज को फॉलो करके अच्छा प्लेसमेंट क्रैक कर सकते हैं। ऋषिकेश ये बताया कि आटलस में आपका जैसे प्लेसमेंट हुआ है तो उसमें क्या क्या प्रोसेस थे, प्लेसमेंट में कौन कौन सा प्रोसेस फॉलो हुआ है? आर्टिलस में बेसिकली 3 राउंड हुआ मेनली। पहला हुआ टेक्निकल राउंड जहाँ उन्होंने एमएल पे ग्रिल किया। दूसरा राउंड हुआ डीएसए राउंड जहाँ पे उन्होंने डीएसए के क्वेश्चंस पूछे कुछ। और तीसरा और फाइनल राउंड था एचआर राउंड, जो कि नॉर्मली जैसे होता है एचआर बेस्ड क्वेश्चन। सबसे पहले रिज्यूमे शॉर्ट लिस्टिंग हुआ है, उसके बाद हम लोग का ओए हुआ है, उसके बाद 3 राउंड ऑफ इंटरव्यू हुए हैं, PI1, PI2 एंड HR राउंड। तो आप बताएं तीनों राउंड जो आपके इंटरव्यू हुए हैं तो उसमें PI1 में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए और आपने किस हिसाब से आंसर किया जो इससे वजह से इंटरव्यूअर इम्प्रेस हुआ और आपको PI2 में भेजा गया। PI2 में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए और PI3 मतलब HR राउंड में किस हिसाब के क्वेश्चन पूछे गए और आपने कैसे इंटरव्यूअर को इम्प्रेस किया, ये बताइए थोड़ा। पहले उन्होंने मतलब बेसिक क्वेश्चन पूछा कि वाई एमएल, तुमने मैकेनिकल इंजीनियर से होके भी इस फील्ड में आने की क्यों चेष्टा की। तो मैंने कहा कि देखिए कि मैं मैकेनिकल में हूँ, ऐसा नहीं है कि मैंने मैकेनिकल पढ़ा नहीं है, मैं मैकेनिकल भी पढ़ता हूँ, पर मेरा एमएल की तरफ मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा है। सेकेंड ईयर थर्ड ईयर से मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट हो गया एमएल के प्रति। तो ऐसा नहीं है कि मैं मैकेनिकल नहीं पढ़ता, मैं मैकेनिकल भी पढ़ता हूँ और एमएल भी मतलब पढ़ता हूँ। तो एमएल में मेरा इंटरेस्ट आ गया इसलिए मैंने किया। तो काफ़ी वो कन्विंस हुए इस आंसर से मुझे लगता है। फिर उन्होंने पूछा कि कहाँ से कैसे किए, तुम एमएल से हो तो टफ़ होता होगा कि तुम्हारे करिकुलम में भी नहीं है कुछ कोडिंग दूर दूर तक। तो मैंने बताया कि मेरे कुछ दोस्त हैं सीनियर से, मैंने उनसे पूछा रिसोर्सेज के बारे में, तो वही एंड्रयू एन जी इनका वीडियो देखा, फिर काफ़ी कन्विंस हुए इस आंसर से। और फिर उन्होंने वही पूछा जैसे नॉर्मल जो इंटरव्यू क्वेश्चन होते हैं एमएल के कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या होता है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन किस में अप्लाई होता है, इसको लॉजिस्टिक रिग्रेशन बोलते हैं, पर ये क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम में क्यों इम्प्लीमेंट करते हैं, ये सब पूछा। फिर उन्होंने पूछा कि बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ क्या होता है, ऐसा टेक्निकल क्वेश्चन जो नॉर्मली आपको यूट्यूब या फिर इस पे मिल जाएगा कि टॉप 20 या 30 ML क्वेश्चंस क्या होते हैं, वो उन्होंने पूछा। और फिर उन्होंने एक सिचुएशन बेस्ड पूछा क्वेश्चन कि अगर आप मान लीजिए आपने अगर आर्टिलस जैसा कुछ कंपनी आपको बिल्ड करना है, जैसे आप हेल्थ केयर सेक्टर में कुछ आप ML इम्प्लीमेंट करके लोगों का भलाई कर रहे हैं, ऐसा कुछ आपको सिस्टम या स्टार्टअप बिल्ड करना, तो आप कैसे करोगे। तो मैंने इसका आंसर दिया कि अगर आपको AI ML यूटिलाइज़ करके कुछ हेल्थ केयर प्रोडक्ट बना के कुछ स्टार्टअप क्रिएट करना है, तो पहला तो होना चाहिए कि आपको पास डाटा होना चाहिए कि अगर आर्टिलस का मेन काम होता है वो ब्लाइंडनेस जो होता है, डायबिटीज़ के कारण होने वाले ब्लाइंडनेस को डिटेक्ट करता है। तो मेनली पहला मेन चीज़ होता है कि डाटा के बारे में कि आईज़ के डाटा होते हैं, अलग अलग एंगल्स उनका फ़ोटोज़ होता है, तो उन पे मॉडल को ट्रेन किया जाता है। तो मैंने पहले कहा कि डाटा लेंगे, तो उन्होंने पूछा कि डाटा कहाँ से लाओगे। तो मैंने कहा कि अगर ऑथेंटिक रिसोर्सेज से लाएंगे, पहला अगर आसपास के हॉस्पिटल्स जो होंगे वहाँ पे पेशेंट्स जाते होंगे कि आँख का चेकअप के लिए, तो उनके डाटा को हम लोग ले सकते हैं। फिर उनसे हम क्या करेंगे, डाटास को लेबल करेंगे, फिर ट्रेन करेंगे, मॉडल बनाएंगे, मॉडल को ऑप्टिमाइज़ करेंगे। तो ऐसे मैंने करके जवाब दिया, तो काफ़ी कन्विंस हुए मेरे आंसर से। फिर उन्होंने मेरे प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछा कि प्रोजेक्ट्स कैसे किए हैं। तो मैंने प्रोजेक्ट्स के बारे में, उन्होंने पहले पूछा कि मैंने 4 प्रोजेक्ट किए थे, रेज्यूमे में डाला हुआ था। तो उन्होंने पूछा कि सबसे अच्छा कौन सा है, तुम्हें सबसे अच्छा किस में कॉन्फिडेंस है तुम बताओ। तो मैंने बताया जो मुझे आता था, पर उन्होंने वो ना पूछ के मुझसे सबसे जो टफ़ लगा वो पूछा। तो मैं बोला कि ठीक है भाई, पूछ लिया तो अब बताना पड़ेगा। तो मैं डरा नहीं, तो मैं डरा नहीं, बता दिया कि ये मैं यूज़ किया। तो बेसिक उन्होंने जो पूछा उसमें वही था, डीप लर्निंग यूज़ किया था। तो वो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया कि कैसे ट्रांसफ़र लर्निंग ये सब वगैरह यूज़ करके तुमने किया।
डिप्लॉयमेंट कैसे किया, तो काफ़ी कन्विंस हुए इस आंसर से। और बस ऐसे ही फिर उन्होंने कुछ बुलेट क्वेश्चंस भी किए कि अगर ये प्रॉब्लम है तो इसके लिए कौन सा मॉडल सही रहेगा, ये प्रॉब्लम है तो क्या क्या मॉडल लगेगा, इसमें क्या चीज़ तुम कर सकते हो, तो ये सब पूछा। यही था। फिर लगभग 30 या 35 मिनट्स का इंटरव्यू था और इंटरव्यूअर काफ़ी कैश था। मुझे लगा कि जैसे मेरे बड़े भैया सामने बैठ के इंटरव्यू ले रहे थे। ये बहुत ही अच्छी तरीके से ऋषिकेश ने हमें एक्सप्लेन किया कि उनका इंटरव्यू एक्सपीरियंस किस हिसाब से गुजरा है और आर्टलेस कंपनी ने कैसे कैसे इनसे क्वेश्चन पूछे और इनका इंटेंट कैसा था आंसर देने का। जैसे एक क्वेश्चन पूछे प्रोजेक्ट के बारे कि कौन सा प्रोजेक्ट को लेकर तुम कॉन्फिडेंट हो, तो वो प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करने नहीं बोले, जिसको कॉन्फिडेंट नहीं हो वो बोले कि इसको एक्सप्लेन करो। तो ये चीज़ हम लोग को समझनी चाहिए कि रिज्यूमे में जो चीज़ डालेंगे उस पर हमें फुल्ली कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि कुछ भी उठा के पूछा जा सकता है, कोई भी एक वीक पॉइंट नहीं होना चाहिए। और नेक्स्ट ईयर जब आर्टलेस आए तो ये इंटरव्यू एक्सपीरियंस आपके बहुत काम आएगा। अब अगर जैसे प्लेसमेंट सीजन जिन जूनियर्स का स्टार्ट हो रहा है तो नेक्स्ट ईयर से उनको बहुत हेल्पफुल होगा कि आर्टलेस के एक एक्सपीरियंस के लिए कि इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, ये सारे क्वेश्चन उनके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। तो ये हो गया आर्टलेस के बारे। अब ऋषिकेश थोड़ा ये बताया कि आप एक हमारे डिपार्टमेंट के वेल नोन कोडर भी है और आपने एक कोडिंग जर्नी भी फॉलो किया है, तो जिन जूनियर्स का अभी प्लेसमेंट सीजन स्टार्ट होने वाला है उनके लिए एक सिंपल सा रोड मैप बता दीजिए जिन्हें वो फॉलो करके एक डिसेंट सा पैकेज हासिल कर सकें। तो ये दुविधा तो हर सबके साथ होती है। मैं भी जब सेकेंड ईयर में था तो काफ़ी टेंस था कि क्या होगा, कहाँ प्लेसमेंट होगा। अज़हर भाई भी काफ़ी टेंस थे। हम दोनों मतलब पूरे फुल जैसे ही प्लेसमेंट सीज़न नज़दीक आने लगा हमारे दिलों की धड़कन तेज़ होने लगी। तो ये तो सीन रहेगा, पर आपको क्या करना है, आपको अपने हिसाब से अपना 100% देने का कोशिश करना। कोडिंग जर्नी में आपको अगर कोडिंग फील्ड में ही आना है तो सबसे पहला तो आपको कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चुनिए, कोई भी C++ या जावा, आपकी मर्ज़ी। तो इसमें उलझन नहीं करना है कि क्या चूज़ करें क्या नहीं, तो आप कोई भी चूज़ करिए और उसको अच्छे से पढ़िए। DSA करिए। DSA का मैंने अब्दुल बारी सर का मैंने पूरा वीडियो देखा, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो वहाँ से मैंने किया DSA। और फिर वही स्ट्राइवर भैया है हमारे बहुत फेमस, तो स्ट्राइवर भैया का वो A to Z स्ट्राइवर सीट है, फिर मैंने वही फॉलो किया, ज़्यादा इधर उधर नहीं किया। मतलब स्ट्राइवर शीट को ही मैंने उसमें 400 के आसपास कुछ क्वेश्चन से मैंने वही किया, तो दैट इज़ इनफ। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप CP भी कर सकते हो, कोड फोर्सेस, कोड शेफ ये वगैरह। मैंने ज़्यादा CP नहीं किया, मैंने थोड़ा CP किया। तो मैं ऑनेस्टली बताता हूँ मैं उतना अच्छा नहीं हूँ CP में, तो मैं DSA किया, वो स्ट्राइवर का शीट का फॉलो किया ताकि मेरा लॉजिकल थिंकिंग जो थोड़ा अच्छा हो सके। फिर मैंने वही प्रोजेक्ट्स की ओर रुख किया। तो प्रोजेक्ट्स के लिए मैंने वेब डेव में भी काफ़ी फ्रंट एंड करके कुछ वेबसाइट बना दिया था एक आध। फिर मेरा ML में ज़्यादा इंटरेस्ट हो गया, तो फिर मैंने ML में ही 3-4 प्रोजेक्ट बना लिया। और फिर मैंने IIT गुवाहाटी से एक ML का वो वर्कशॉप होता है वो भी अटेंड किया, तो उसमें काफ़ी अच्छे खासे प्रोजेक्ट्स उन्होंने बता दिए थे कि ऐसे ऐसे बना सकते हो, तो उनसे काफ़ी हेल्प हो गया प्लेसमेंट के दौरान मेरा। तो यही कहना चाहूँगा कि आप लगे रहें, कोडिंग करते रहें। बहुत अच्छे तरीके से एक रोड मैप बताया गया आप लोगों को कि किस तरीके से आप सिंपल सा रोड मैप फॉलो करके एक अच्छा सा कंपनी क्रैक कर सकते हैं। इसलिए घबराना नहीं है, अपने आप पर भरोसा रखना है। बिलीव इन योरसेल्फ देन एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। अपने आप भरोसा रखिए कि मैं क्रैक कर सकता हूँ, बस मेरे को ये कुछ रिसोर्सेज फॉलो करने हैं। बस ये रिसोर्सेज को फॉलो करने के बाद आपके हाथ में एक जॉब होगा। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी सारी बातें। अब ऋषिकेश ये बताए कि आपके 4 साल के इंजीनियरिंग लाइफ में कोई ऐसा फ़नी मोमेंट प्लेसमेंट के दौरान या क्लास के दौरान या कहीं पे कोई ऐसा फ़नी मोमेंट वो आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहते हैं? फ़नी मोमेंट तो यार बहुत सारे हुए हैं, पर रिसेंटली का बताता हूँ। एक कंपनी आई थी, नाम नहीं लूँगा, पर उसमें मैं शॉर्ट लिस्ट हो गया था। तो ये कंपनी पहले भी आई थी और उन्होंने कुछ बंदे को शॉर्ट लिस्ट किया था, पर उन्होंने उस टाइम कुछ मतलब आगे का कुछ प्रोसीजर नहीं बताया, लाइक घोस्ट कर दिया अचानक से। फिर कुछ महीनों बाद फिर आते हैं, फिर एक नया लिस्ट निकालते हैं जिसमें मेरा नाम था। तो मैं गया, तो पहला तो सुबह 9 बजे उठ के मैं गया। अज़हर भाई जानते होंगे। तो सुबह हम गए, तो 10 बजे से स्टार्ट हुआ, 5 राउंड हुए टोटल, रात के 10 बजे तक चला। तो ये बहुत ही ख़तरनाक तरीके से ये
प्लेसमेंट ड्राइव हुआ ये इस कंपनी का। पहला राउंड हुआ 10 बजे, पीपीटी इन्होंने कहा कि पीपीटी टीम बना दिया। उसके बाद उन्होंने कुछ रिटर्न टेस्ट लिया, तो रिटर्न टेस्ट भी आधे घंटे चला। फिर उससे शॉर्टलिस्ट करके और ज़्यादा फिल्टर करके जीडी लिया उन्होंने। तो जीडी में भी एक से एक टॉपिक कंट्रोवर्सी करने वाला खतरनाक उन्होंने पूछा। तो जीडी क्लियर करने के बाद हमारा फिर कुछ उन्होंने फॉरेनर्स को बुला रखा था जो कि उनका हेड थे शायद, तो उनसे इंटरव्यू करा ऑनलाइन। तो वो भैया शिकागो से कि कहाँ से उन्होंने इंटरव्यू लिया। तो कह रहे हैं कि वहाँ, मैंने कहा गुड इवनिंग, तो उन्होंने कहा कि वहाँ तो सवेर हो रहा है अभी। तो मैंने कहा अच्छा गुड मॉर्निंग जहाँ भी आप हैं। तो फिर वो बहुत अच्छा गया इंटरव्यू, तो उसमें भी हो ही गया था लगभग, लग रहा था। फिर जब फाइनल राउंड हुआ, 4 राउंड, तो मैं था भूखे, और भूखे पेट, माथा सर दर्द कर रहा था पूरा। तो वह 4 राउंड में सीईओ साहब खुद बैठे हुए थे। तो उन्होंने ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे कि उस टाइम अगर बंदे को आता भी होगा फिर भी वो भूल जाएगा, क्योंकि 5 राउंड, समझ रहे हैं आप, 4 राउंड पहले हो चुके थे, उसके बाद ये फाइनल राउंड आया। तो इसमें तो माथा पूरा काम नहीं कर रहा था। तो जैसे तैसे मैंने दिया, पर मैं रिजेक्ट हो गया बेसिकली। पर दुख हुआ उस दिन कि इतना मेहनत किया मैंने, दिन 10 बजे से लेकर 10 बजे तक 12 घंटे दिए तो कुछ नहीं आए। तो ये काफ़ी, खैर छोड़िए, मतलब ये तो चलता रहता है वैसे प्लेसमेंट के। तो पर ये काफ़ी अद्भुत एक्सपीरियंस रहा, अनएक्सपेक्टेड हुआ। तो यही था जी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक कंपनी आई पहले, अब कुछ प्लेसमेंट प्रोसीजर फॉलो किए, फिर वो चली गई, बोले हम लोग बाद में आएंगे, बाद में आप लोगों के स्टूडेंट को देखते हैं। फिर कुछ महीने बाद आती है, फिर सुबह 9 बजे से रात के 10 बजे तक जो उसका प्रोसेस चलता है तो चलता है, चला जा रहा है तो चला जा रहा है, रुक ही नहीं रहा है। स्टूडेंट को ना खाने का टाइम है, ना पीने का टाइम है, बस उन लोग का एक एक प्रोसेस, एक एक राउंड होता चला जा रहा है। और वो राउंड जो अंग्रेज बैठा हुआ है बाहर में, तो ये गुड इवनिंग बोल रहा है, तो वो बोल रहा है यहाँ तो मॉर्निंग हो रहा है, कुछ भी चल रहा है। तो मतलब कि इवनिंग में तो आदमी इवनिंग ही बोलेगा कि हमारे यहाँ इवनिंग हो रहा है तो गुड इवनिंग, वहाँ मॉर्निंग हो रहा है तो हमें क्या पता है वो कहाँ से बैठ के इंटरव्यू ले रहा है। हम लोग क्या गूगल करें कि वहाँ क्या रात हो रहा है या शाम हो रहा है। तो इस हिसाब से ये एक फ़नी, बहुत अच्छा फ़नी मोमेंट याद दिलाया आपने। और एक 2 बंदे थे, एक बंदा तो कोलकाता में ही था। तो मैंने उसको फिर कहा कि गुड मॉर्निंग, तो उसने कहा मैं तो कोलकाता में ही भाई, मुझे कि गुड मॉर्निंग कह रहे हो। तो ये थोड़ा जो देख सकते हैं, जैसे एक बंदा कोलकाता में है, एक बंदा शिकागो में है, तो उसको गुड इवनिंग बोलना पड़ रहा है, तो गुड मॉर्निंग बोलना पड़ रहा है। टाइम वही है, अब अलग अलग सिचुएशन हो गया है। तो ये बहुत ही अच्छा एक फ़नी मोमेंट याद दिलाया, एकदम बहुत ही हंसी आया हमको। और आप लोगों की बहुत अच्छा लगेगा सुनने के बाद कि ऐसा फ़नी मोमेंट होता है। काफ़ी सारा प्लेसमेंट प्रोसीजर में कुछ ना कुछ फ़नी सीन बन ही जाता है आपका। तो इस हिसाब से हमारा ये पॉडकास्ट रहा। बहुत बहुत शुक्रिया ऋषिकेश, हमें अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू।